एक बार स्वागत है आपका। चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। सर, आपके पास मैं होगा चंद्रशेखर पांडे जी। ना सिर्फ इस गोमती रिवर फ्रंट के ऊपर बल्कि रामपुर की जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसमें जमीन घोटाले का मामला है, सैफुल्ला एनकाउंटर है, इन तमाम चीजों को लेकर भी अब सफाई मांगी जा रही है। इस बारे में कहा जा रहा है कि भाई असली चीजें सामने आनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि तमाम चीजें साफ है, दामन जो पिछली सरकार का रहा है वो पूरा साफ और जांच में कुछ नहीं आने वाला? अनंत जी, मैं आपको फिर से कह दूं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूं कि हमारी जांच में कुछ भी एक पैसे की गड़बड़ी नहीं आएगी। हम ये जरूर दावा करते हैं कि यदि कोई भी गड़बड़ी आती है तो उस गड़बड़ी के पीछे कोई एक व्यक्ति जरूर जिम्मेदार होगा, और मैं दावे से कहता हूं कि हम पूरा सहयोग करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि वो कोई भी व्यक्ति हो, गड़बड़ी किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व तो आपने देखा है, 5 साल का कार्यकाल देखा है। निश्चित रूप से जब भी उनको गड़बड़ी लगी है, उनके सीमाओं के अंदर उनसे जो कार्रवाई हो सकी है, उन्होंने कार्रवाई करने में कभी ढिलाई नहीं बरती, कभी ये परवाह नहीं की किसका संदेश क्या जाएगा। और जहां तक कार्य की बात है, आपकी स्क्रीन पर कार्रवाई में खासियत रही है पांडे जी एक बार पुरानी जिसके ऊपर भी कार्रवाई की है, कुछ ही वक्त बाद उसको वापस उसी पद पे ले आया गया है। देखिए अनंत जी, एक मैं बता दूं आपको कि जब एक परिवार आपको लेके चलते हैं, सरकार भी एक परिवार होता है, और जब आप लेके चलते हैं तो उसमें 2 तरीके के होते हैं गलतियां। एक होता है जिसमें आप संदेश देते हैं, जैसे आप माननीय योगी जी के कुछ अच्छे निर्णय हुए, मैं उनका स्वागत भी कर दूंगा। जैसे माननीय योगी जी ने या माननीय मोदी जी आपके हमारे जो है वो कई बार कह देते हैं कि भाई आप ठेकेदारी से दूर रहिए, आप परिवारवाद से दूर रहिए, आप ये मत करिए, या कुछ लोगों पर थोड़ी सी सख्ती, विभाग बदल देना, इस तरह की कार्रवाई करते हैं जो अभी मौजूदा सरकार है। वैसे ही हमारे यहां से भी 2 तरह के एक्शन थे। एक, हम जिसको मैसेज देना चाहते हैं डपट करके कि सुधर जाओ, वो एक कार्रवाई है, और दूसरी तरफ एक को लक्ष्य होता है कि इसको फिनिश कर दो, क्योंकि अब इसके अंदर सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी का दोनों तरफ से उन्होंने लगातार मैसेज दिया कि आप सुधर जाइए, सुधरने की नियत से कार्रवाई की, और जिसको उन्हें लगा कि ये सुधार की गुंजाइश नहीं है, उन्होंने सिस्टम से निकाल करके बाहर कर दिया। ये दोनों ही चीजों में उनका कोई लाजवाब रहा है। चंद्रशेखर पांडे जी, छोटी सी चीज में जानना चाहूंगा, हालांकि समाजवादी के नेता की बजाय आप एक समाजवादी चिंतक के रूप में बात कर रहे हैं यार, ऐसी जो आपने कहा कि दूसरे वाले जो आपने एग्जांपल दिया है कि भाई अब सुधरने वाले नहीं है, उनको बिल्कुल दंडित कर देना चाहिए, ऐसे कौन कौन से एग्जांपल रहे हैं? कोई मेजर एग्जांपल, कोई मेजर उदाहरण आप दे पाए कि भाई फला केस में किसी बड़े अधिकारी को या बड़ा नेता को दंडित किया गया? देखिए एक चीज समझ लीजिए, ऐसा बहुत उदाहरण आपके मन में भी आ रहे होंगे। मुझे लगता है कि इसकी चर्चा पर्टिकुलर किसी केस पे या किसी व्यक्ति का नाम लेना, ये एक नैतिक रूप से भी अपराध होता है। हमें भी, जैसे अभी जांच की बात चल रही है, जिनको आपने गलत ठहराया, जो मुख्यमंत्री की निगाह में जो लोग गलत हैं, उनके नाम लेने में अनैतिक क्या है? बिल्कुल इसलिए नहीं है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, इसलिए अनैतिक होता है कि कोई भी राजनीति में व्यक्ति की, पद की, सबकी गरिमा मेंटेन करनी पड़ती है। कोई भी अधिकारी जब तक कि दावे के साथ में किसी संवैधानिक पद ने उसको अपराधी या गलत नहीं साबित कर दिया, तब तक कि हम उसको नाम लेके गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप सबूत के आपने उनको हटा दिया था हमारे बगल में सुरेश भाई जी, नहीं देखिए दोनों में अंतर है। एक, किसी कैबिनेट मंत्री या किसी मंत्री या किसी अधिकारी या कोई भी राजनीतिक पद, यानी कि जिस पद पे मैं हूं वहां तक पे भी पद के देने वाले व्यक्ति का यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि उसको, हो सकता है मैं गलत ना, हो सकता है मैं भी टीवी पे जो बोल रहा हूं, छोटा सा सवाल चंद्रशेखर जी आपसे रखूंगा, उसके बाद मैं चलूंगा नरेंद्र जी के पास कि जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो एलडी के अधिकारी हैं वो भी अपनी पूरा ब्यौरा पेश करें कि जब से उन्होंने ज्वाइन किया और अब तक में उनकी चल संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है। तो अगर वो इजाफा अभूतपूर्व होता है, ऐसा होता है कि जो कि उनसे संपत्ति से मेल नहीं खाता, तो क्या आपको कारण लगता है कि वो पैसा कहां से आया होगा उनके पास? जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी नरेंद्र जी, मैं आनंद जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं इस बात का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, बहुत अच्छा कदम है। हाँ, थोड़ा और इसमें कार्रवाई लेनी चाहिए, और यदि वो जवाब ना दे पाए तो उसके लिए उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान में आय से अधिक संपत्ति से लेकर के बेनामी संपत्ति से लेकर सारे के लिए कानून बना है। यदि वो जवाब देंगे, उनके जवाब अपने आप में मुकदमा का आधार बनेगा। उसके अलावा एक बात मैं और आपको बता दूं, एक जो आपने कई गंभीर, चूंकि आप पूछे
जरा पूछे, एक बात क्लियर कर दूं कि एक आपने जो धन, जनता के धन बर्बादी का इशू उठाया, अभी आप ही की स्क्रीन पे अभी जो चल रहा था और दोपहर में अभी सवेरे का एक निर्णय है कि राशन कार्ड बदल देने का, मैं इस पे थोड़ा सा आपत्ति व्यक्त कर दूं। जनता ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, एक 3/4 से ऊपर का मैंडेट शायद भारत के इतिहास में कभी हुआ नहीं है जी। इतने बड़े मैंडेट पे एक ये बड़ा गलत स्टेप जा रहा है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, ठीक है सर, उस बारे में भी बात करेंगे। पहले जो पुरानी चीज हमारा जो मुद्दा है उसको पहले निपटा लेते हैं, इसके ऊपर भी सर हम लोग आएंगे। नरेंद्र जी आपके पास मैं आता हूं, चाहे कोई भी आपके मुद्दे पे मेरा ये, आपके मुद्दे पे मैं ये बात कह दूं कि कोई भी अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, जैसे आपके अपने विधायकों के लिए मांगा है, ये जरूर थोड़ा सा स्टेप है कि आपने अपने विधायकों से कहा भाई आप संपत्ति दो या मंत्रियों से। अभी उन्होंने चुनाव आयोग में 20 दिन या 1.5 महीने या 2 महीने पहले अभी उन्होंने घोषणा पत्र में अपने एफिडेविट भी दे रखा है। सवाल उठा चुके हैं उसके बारे में पूरी परिचर्चाएं हम लोगों ने की है। नरेंद्र जी आपके पास मैं आऊंगा, क्या रिएक्शन रहेगा आपका पांडे जी की बात सुनने के बाद? देखिए, सुरेश बहादुर जी से मुझे उम्मीद है कि वो निष्पक्ष होके जरूर बात सुनेंगे। आय से अधिक की संपत्ति, पांडे जी को याद है ये लाइन, इन लोगों को बहुत अच्छी तरह याद है। सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह यादव ने ये पिछले 10-15 साल से लड़ा है इस केस को, और कैसे वो वहां की सरकारों के जो है कृपा पात्र से, और जिसमें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आपके पास भी टीवी पे वो फुटेज होंगे जिसमें वो मुख्यमंत्री को कह रहे थे कि जेल चले जाते यदि अमर सिंह ने ना बचाया होता, तुम भी जेल में होते, मैं भी जेल में होता, सब जेल में होते। जो आपने सवाल किया यही वाजिब सवाल है। इसकी जड़ में अब ये छोटी छोटी बातें हम टहनी पत्ती फूल करते रहे, ये भ्रष्टाचार की जड़ ही है ये पार्टियां जी। आय से अधिक की संपत्ति का मामला जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा हो, किसी पार्टी ने आरोप नहीं लगाया। तो वो पार्टी, वो नेता यदि ये कहे कि साहब वो तो बेदाग है और जांच हो जाए, भाई जांच तो अब होगी, वो समय तो आ गया है, उसके लिए तैयार रहिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री पर, कल्याण सिंह जी रहे, राजनाथ सिंह जी रहे, राम प्रकाश जी रहे, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है क्या? कांग्रेस पार्टी का कोई नेता ऐसा है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है क्या? समाजवादी पार्टी का कोई नेता ऐसा है इस परिवार का, मुलायम सिंह परिवार का कोई पुराना काटी समाजवादी हो, मैं उसकी बात नहीं करता। समाजवादियों के तो घर भी नहीं हुआ करते थे, इनके तो जाके अगर बंगले आप देख लेंगे तो बिल क्लिंटन के बंगले भूल जाएंगे आप। ये इस मौज और उसमें रह रहे हैं ये। ठीक है, तो सपा और कांग्रेस को निशाना साधा है बना के रखा हुआ। ओमकार जी आपके पास तो आऊंगा ये को लेकर खटकती है कि ये पैसा आता कहां से है। आप ये जो है जनता के धन का दुरुपयोग नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? और जनता वही, आज भी योगी जी ने कहा कि गरीब का बच्चा नंगे पैर स्कूल जाता है, उसके पास जो यूनिफॉर्म है, अगर उसको हम यूनिफॉर्म में सबसे घटिया यूनिफॉर्म होमगार्ड की कहते हैं वो दी जाती है, खाना उसको वो दिया जाता है कि वो बीमार हो जाता है। और नेता आराम करते हैं, नेता ऐश करते हैं, नेता बंगलों में रहते हैं, उनके पास पैरों में चप्पल नहीं है, सर पे छाया नहीं है। ये सरकार है क्या? ठीक है सर, वापस लौटो। पानी, सड़क, ओमकार जी एनडीए के जो अधिकारी हैं उनका जो कार्यशैली होगी आपने देखी है, और स्टैंडर्ड उनका क्या होता है, जीवन की शैली क्या होती है ये भी आपने देखी है। क्या संभव है कि उसी जीवन शैली को मेंटेन किया जा सके सिर्फ उसी पैसे से जो सैलरी मिलती है, या फिर आपको भी कुछ संभावना नजर आती है कि भाई कुछ इधर उधर का पैसा कहीं से आया है? ओमकार जी। आनंद जी, एक तो हमारे मित्र नारायणा जी ने हमको भी चोर बना दिया, मैंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी चोर बना दिया जी। तो चोर बनाने के बाद हम लोग को खुला छोड़ दिया है। अरे बंद करिए, पकड़िए, उठा के जेल में डालिए अगर वाकई में चोर है तो। लेकिन अब आप सरकार में हैं, इस तरह की बातें करके आप अपना अपमान कर रहे हैं, हमारा नहीं कर रहे हैं। आप जब अपोजिशन में थे तब करते थे तो भाई कोई बात नहीं थी। अब बताइए, आप इतना डरे हुए हैं हम लोगों से कि हमको बंद नहीं कर रहे हैं। आज ही आपके कर्म बंद करेंगे हम? नहीं, कर्म के वजह आज ही बंद कीजिए। अधिकारी आपके पास कौन होते हैं बंद करने वाले? हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की बात करके आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब रह गया जो आप कह रहे हैं अधिकारियों की बात। देखिए, जो जितने अधिकारी हैं ये पद के हिसाब से इनकी सुविधाएं इतनी ज्यादा हैं। भैया नहीं कहता हूं कि बहुत ईमानदार हैं, ये पैसा नहीं कमाते हैं या कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन इनकी सुविधाएं इतनी ज्यादा हैं कि वो लगता है कि ये राजाओं की तरह से रह रहे हैं जी। मकान
जो आरक्षित किया गया है सीनियर ऑफिसर्स को, ये आज से नहीं किया गया है। जब देश आजाद हुआ है तब से ये प्रथा बनी हुई है कि सीनियर ऑफिसर्स को किस श्रेणी का मकान मिलेगा, उससे जूनियर को किस श्रेणी का मिलेगा, डीएम का बंगला कैसा होगा, कप्तान का बंगला कैसा होगा। ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है और इसमें कई सरकारें आई हो गई, किसी ने इसको बदला नहीं जी। तो इसलिए इन सब चीजों को लेके हर अधिकारी बेईमान नहीं होता और हर अधिकारी जो है वो भ्रष्ट नहीं होता है। अधिकारी अपने काम से जाना जाता है। कुछ अधिकारी अगर होते कोई हैं जो गलत बेईमानी काम करते हैं, करेगा, भ्रष्ट रहते हैं। निश्चित रूप से उसको जरूर न बेईमानी होती तो इस तरह की शिकायतें क्यों आती। अगर बेईमानी ना होती तो शिकायतें क्यों आती। मैं किसी को पाक साफ नहीं बना रहा हूं और मंत्री भी इससे कोई पाक साफ नहीं है। अब आप एक बात देख लीजिए, हालांकि ये जरा सा हद के है, जियो ने अपने का फ्री सर्विस करने की बात की। कम्युनिकेशन सेक्रेटरी ने इसमें आपत्ति लगाई थी कि भाई ये 5 ही रुपए का रखे अपना सेम, चाहे 10 ही रुपए का रखे, कम से कम जो बिकेगा तो उसका एक टैक्स मिलेगा। ये सरकार का नुकसान हो रहा है, लेकिन उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। ये बात मानी नहीं गई। नतीजा क्या हुआ, उसका तो बढ़ गया और जो और कंपनियां थी उनका सिम घटा, तो जो टैक्स हमको बाहर से मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है और उनका टैक्स तो मिल ही नहीं रहा है। लेकिन अब वो ईमानदार बने हुए हैं, बाकी लोग बेईमान हैं। तो ये चीजें हैं ऐसी जो देखने वाली होती है कि वो भी किसी अधिकारी की वजह से सुरेश बहादुर जी, अधिकारी की संलिप्तता सरकार आएगी और मंत्री तो की उनको भूमिका सजा की जो देगा। बात आती है उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, एलडीए और जो यूपीडा होती है, जीडीए, आवास विकास, तमाम विभागों में बड़े बड़े टेंडर दिए जाते हैं। नजदीक से आपने चीजें देखी हैं, क्या ऐसा होता है कि बिना मिली भगत के बड़े बड़े टेंडर उठाए जा सकें, कोई ठेकेदार को मिल सके या टाइमली उसका पेमेंट हो सके? देखिए, जहां तक आपके समक्ष बोलने की बात है, कोई भी सरकारी प्रवक्ता कहेगा कि बड़ा निष्पक्ष होता है और ठेकेदारी में टेंडर डाला जाता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। जो कुछ भी नहीं, बिना अधिकारी, बिना मंत्री की सहमति के ना तो कोई टेंडर बांटे गए, ना कोई ठेके बांटे गए। बिल्कुल। खामखा हम उस पर बहस करेंगे तो ये स्वाभाविक रूप से बहस को बढ़ाने वाली बात है। बिल्कुल। अभी आप बात कर रहे थे आदरणीय आजम खान साहब की, जो समाजवादी पार्टी के सबसे, उनकी गिनती समाजवादी पार्टी सरकार के सबसे ईमानदार मंत्रियों में की जाती है जी। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि मायावती सरकार में यहां शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी जी, जो सतीश मिश्रा के नाम मदर थी, उनके नाम पर स्थापना की गई थी जी। लेकिन वो विद्यालय सतीश मिश्रा का निजी नहीं हो गया, वो सरकार का है जी। लेकिन जिस तरह अली मोहम्मद जौहर अली विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए थी और निश्चित रूप से इससे अल्पसंख्यकों बहुत अच्छा संदेश जाएगा जी। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्ण बहुमत का सहारा लेकर के और कार्यवाहक राज्यपाल अजीज कुरैशी से अपनी नजदीकियां जाहिर करके जिस तरह से उस विश्वविद्यालय को आदरणीय आजम खां का विश्वविद्यालय बना दिया गया, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय था और उस पर बार बार भारतीय जनता पार्टी चिंता व्यक्त कर रही थी और विधानसभा में भी उन्होंने उसका विरोध किया था जी। ये उसी समय से लगने लगा था, अगर भाजपा इस स्थिति में आई तो निश्चित रूप से ये जो अध्यादेश लाए जा रहे हैं या जो राज्यपाल साहब ने किया है, निश्चित रूप से इसका विरोध करेगी जी। अब आज ये हो रहा है, इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मैं आनंद जी बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से विधानसभा में आई है। निश्चित रूप से अपने उस बहुमत का सहारा लेके राज्यपाल को निश्चित रूप से वस्तुस्थिति से अवगत कराएगी और अली मोहम्मद जो जौहर विश्वविद्यालय है, निश्चित रूप से वो किसी व्यक्तिगत आदमी का नहीं रह जाएगा और वो प्रदेश सरकार का होगा, देश का होगा और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और अगर इसमें निष्पक्षता है, जहां पाक साफ है, तो इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, सच जनता के सामने आना चाहिए। ठीक है सर, मौजूदा समीकरण क्या कहती हैं? वो विश्वविद्यालय किसी एक ही व्यक्ति का है या नहीं है? आधिपत्य किसका है? बिल्कुल नहीं। सुरेश जी, आप अगर उठा के देख ले तो निश्चित रूप से वो आदमी आजम खां का ही है। चाहे आप पंख चाहे जितने फैलाए, डोर चाहे जहां से लाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि उस विश्वविद्यालय पर उन्हीं का कब्जा है। चंद्रशेखर पांडे जी, आप ये बताइए कि उस अध्यादेश को मंजूरी ऐसा समय दी गई जब कार्यवाहक राज्यपाल अजीज कुरैशी जी थे। बिल्कुल।
आनंद जी, बेसिकली जो भी एजुकेशनल बॉडी होती है वो बेसिकली किसी एनजीओ के मार्फत होती है। यह एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी रूप में एक अलग बॉडी रूप में होती है, वो किसी प्राइवेट पे नहीं होती है। सुरेश भाई का जो कहना है वो ये बात सही बात है कि उस एनजीओ के ऊपर या उस संस्थान के ऊपर जो उसके जो कागज पे तो ये लिखा होता है कि उसका कमेटी चयन करेगी, जनता के थ्रू होते हैं, बहुत ढेर सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन पदेन पे जो मालिक जो मेन चयन करता है, अगर उनका नाम लोग अपने विश्वस्त लोगों को रख करके परोक्ष रूप से उसको अपना नियंत्रण चलाते हैं। सारी यूनिवर्सिटी का ये सच्चाई है, इसमें कोई बातें घुमा के कहने की जगह पांडे जी कहा जाए कि बात सच है, अगर आप इस बात को माने कि आजम खान का आधिपत्य वहां पर है और व्यक्ति जब तक आगे बोलने नहीं देंगे तो बात अधूरी रह जाएगी, पूरी बात नहीं हो जाएगी। आनंद जी पूरा कर लेने दीजिएगा, सिर्फ एक चीज बोलूंगा, ये मैंने बोला आपसे कि सारे एजुकेशनल बॉडी का कमोबेश कम ज्यादा चीजें ये होती हैं, ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस एजुकेशनल बॉडी को गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं कर सकती है या उसके जो ओरिजिनल मेंबर हैं वो समाप्त नहीं कर सकते हैं, ये कतई नहीं है। अगर अखिलेश दास जी की वो बॉडी है, लेकिन आपने अभी एक प्रकरण देखा होगा, उसमें आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, अध्यक्ष हटते हैं, पूरा प्रशासन बदलता है। हम लोगों ने एक दो बार नहीं 200 बार ऐसा उदाहरण देखा है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि सरकार उसमें सपोर्ट करे, सरकार को बजाय इन बातों को करके जनता को एक अजीब कंफ्यूजन की स्थिति में लाने के जितना जल्दी से जल्दी सर, ये दरअसल कोई राजनीतिक आरोप नहीं है ना चंद्रशेखर पांडे जी। जो मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद है वो खुद कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन में 500 करोड़ का घोटाला आजम खान ने किया है, तो कोई राजनीतिक आरोप तो कोई है नहीं है। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। और कल्बे सादिक साहब कोई छोटे मोटे धर्मगुरु नहीं है, सिया समुदाय के बड़े नेता हैं। मैं चाहूंगा कि उनको संतुष्ट किया जाए, यदि उनकी बात में दम है तो कार्रवाई हो, यदि दम न हो तो ये जो टीवी पे चल रहा है कि बिल्कुल ये आरोप 500 करोड़ 1000 करोड़, इस तरह की चीजों का भी कटाक्षेप होना चाहिए। इसलिए जांच तेज होनी चाहिए और जल्द से जल्द दूध नरेंद्र सिंह राणा जी, जांच कितनी जल्दी हो पाएगी और ट्रांसपेरेंसी जांच में कितनी रहेगी? नहीं, देखिए, जांच का तो समय तय हो गया, जांच रिटायर्ड जस्टिस ही करेंगे। मेरा दूसरा कहना है कि जो अध्यादेश समाजवादी पार्टी की सरकार ले आई थी, अभी आज के इस एजेंडे में ये चीज आ गई, अच्छी बात है, क्योंकि कल होना ही है। आजीवन कुलाधिपति उनको बनाया गया है, उनकी बीवी राज्यसभा में है, उनका बेटा विधायक है, वो विधायक हैं, उनके नाम यूनिवर्सिटी है, वो कुलाधिपति हैं, वो इनके सब कुछ हैं। ये चेहरा इस लोकतंत्र में, इसको प्रजातंत्र कहते हैं क्या जी? यही प्रजातंत्र की परिभाषा है भैया, कि जो है, जो कुछ है जनता का वो सब है हमारा। मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारे मित्र कांग्रेस के उन्होंने कहा, मुझे बड़ा दुख हुआ था भारत का नागरिक होने के नाते, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हटी थी और मनमोहन सिंह जी बने थे, तो भारत की सीबीआई ने लंदन में जिस अकाउंट को फ्रीज किया था अवैध हथियार कारोबारी कवत रोची के, सबसे पहला काम हुआ था कि सरकार की तरफ से सीबीआई ने जाके उस अकाउंट को, उस पर अनापत्ति दी थी और वो पैसा इटली की अदालत, वो इटली देश डकार गया था। ये एक, मैं मेरा केवल एक हांडी का एक चावल मैं बता रहा हूँ, कितना दुख हुआ था मुझे कि क्यों हमारी वही सीबीआई जो कल जाके रुकवाती है और वही सीबीआई सरकार बनने के बाद जाके उसको खुलवाती है। तो ये इस तरह के जो इस देश में 70 साल से हो रहा, अनंत जी, ये 1 घंटे की बहस में नहीं निपट पाएगा विषय। अभी ये प्रोसेस इस जनता ने जब मान लिया, उसने 70 साल लगाए मानने में। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार काम कर रही है, मध्य प्रदेश में 15 साल से कर रही है, छत्तीसगढ़ में 15 साल से कर रही है। लड़ रहे हैं हम, वहां काम हो रहा है, वहां ये हमारे खिलाफ लड़ते हैं, बोलते हैं, जनमत आता है। जनादेश ही सर्वोपरि होता है लोकतंत्र में। नहीं जी, तो आदर्शवादी बातें ठीक है, जो आरोप, जो अब शक जताया जा रहा है यूनिवर्सिटी के बारे में, जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में जी, अनंत एक मिनट सुन लीजिए जी। नरेंद्र जी हम लोगों से इतना नाराज है, नहीं, हम नाराज लेना भी पसंद नहीं करते। अरे नहीं, देखिए, बार बार कांग्रेस के मित्र आप बहुत बड़े हैं, लेना भी पसंद नहीं करते। इसलिए इनकी भावनाओं को हम कुछ कह नहीं सकते, जो चाहे वो कहे। नहीं, मेरा मुझसे आप बड़े हैं, मैंने इसलिए कहा कि मुझे दुख हुआ था कि जब ये घटना घटती है, मेरी जनता का पैसा, मेरे देश का पैसा एक लुटेरा ले जाता है और सीबीआई उसकी परमिशन देती है।
अटल जी उसको कहते हैं कि ये रोका जाए हुआ था, और ये जाके कहते हैं कि उसको छोड़ा जाए। ठीक है ये नरेंद्र जी, चीजें बहुत हुई है, मैंने कहा ना 1 घंटे में नहीं खत्म हो सकता। ठीक है नरेंद्र जी, अब जो बहुत संक्षेप में समझौता चाहूंगा इस चीज का आपसे, जो गोमती रिवर फ्रंट परियोजना की पूरी आप जांच की बात कर रहे हैं, रामपुर की जॉर्ज यूनिवर्सिटी की जांच की बात कर रहे हैं, जमीन घोटाले की, सैफुल्लाह एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, इन जांच में ट्रांसपेरेंसी क्या रहेगी और कब तक तमाम चीजें सामने आ जाएंगी हम लोगों के? अनंत जी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर राजधानी के अंदर जो घटनाएं हैं, जैसे लखनऊ में ही वो इनकाउंटर होता है, लखनऊ में ही गोमती है। और एक बात कह दूं कि लखनऊ के आज भी जिन वीसी से तलब किया गया, एलडीए के वीसी हैं एक, उनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा चैनल पे, वो लखनऊ के डीएम भी रहे, वो पर डे वसूली का बैग भर के उठते हैं और मुलायम सिंह परिवार के बड़े करीबी हैं। हमारे पास सब जानकारी है और कार्रवाई सर जानकारी है तो सबूतों के साथ जल्दी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जानकारी आपके पास है, जल्दबाजी में इसलिए नहीं होगी कि कहीं हम जो है बदले की भावना से तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। समय है, समयबद्ध तरीके से हर चीज को फेस करना पड़ेगा। और जिसने नहीं किया ऐसा थोड़ी कि 5 उंगली सब बराबर, सब जो अच्छे लोग हैं वो उसका स्वागत करेंगे समाजवादी पार्टी में या सुरेश बहादुर जी, जैसे कि नरेंद्र जी कह रहे हैं कि इनके पास तमाम सबूत है कि कहां से वसूली की जाती थी, किस राजनेता को कितना पैसा दिया जाता था, तो अगर सबूतों के साथ कार्रवाई की जाएगी तो क्या उसके बावजूद भी गुंजाइश रहती है कि दुर्भावना का आरोप लगे? नहीं, अगर निश्चित रूप से अगर सबूत हैं तो उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए, और सबूतों के अभाव में अगर कोई कार्रवाई होती निश्चित रूप से तब बदले की भावना कहा जाएगा। काम हुए हैं, काम दिख रहे हैं, लेकिन काम निर्धारित समय में नहीं हुए हैं, जो उन पे अनुमानित लागत लगाई गई थी वो नहीं हुए हैं। इसलिए जब ऐसी चीजें होती है तो शंका होना स्वाभाविक है। और अगर मुख्यमंत्री इस चीज की जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने बड़े ईमानदारी से रख दिया, जज को बैठा दिया और कहा 45 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उस जांच का सामना करना चाहिए और निश्चित रूप से परिणाम सामने आ जाएगा। ठीक है, चंद्रशेखर पांडे जी, आपके पास में आऊंगा। जो कहा जा रहा है कि वे सबूतों के साथ हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं और एक निष्पक्ष जांच सामने होनी जा रही है, तो निष्पक्ष जांच के ऊपर भरोसा आपको यह है या फिर आपको भी शक सुबह कुछ है कि दुर्भावना के चलते जबरदस्ती चीजें थोपने की कोशिश की जा सकती है? देखिए, हमने पहले ही कह दिया कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन है, जो नाम आपने भले नहीं लिया हो लेकिन आपके नीचे चल रहा है, खैर नाम हम भी नहीं लेते हैं, ऐसे 6 आईएएस का नाम चल रहा है, उनमें से किसी से कोई लगाव नहीं है। वो सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे मुख्यमंत्री ने उनको बिल्कुल साइड लाइन करके और कहीं ना कहीं से उनको ये मैसेज दिया था कि अगर आपकी गलती है तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें उनसे कोई लगाव नहीं है, बिल्कुल जांच कराइए, बस ये निष्पक्ष जांच कराइए, जो दोषी है उसको ले जाइए, लेकिन इसको मुद्दा मत बनाइए। जो असली हमारी एक समस्या, एक अनुरोध मैं कर दूं माननीय राणा साहब से भी और आप सर, मुद्दा क्यों ना बनाए चंद्रशेखर पांडे जी? अगर दोषी साबित हो जाता है तो क्या सरकार की जो नेता है, जो मंत्रालय में बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि भाई उन चीजों को समय रहते रोका जाता? बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल यही मैं, आप जो कह रहे हैं यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इसको जांच करिए, उनके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पर काम मत रोकिए। क्योंकि नाले 12 नालों से लगभग हजारों लीटर पानी, लाखों लीटर पानी पर डे गोमती में अभी भी जा रहा है, वो सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। पिछले 1 महीने से इन्होंने एक गलती किया कि ना उन अधिकारियों को हटाया। देखिए, होना क्या चाहिए, वो सारे अधिकारी जाने कि हमको हमारे खिलाफ जांच भी होनी है, आप उनको हटा भी नहीं रहे। या तो उनको आप हटाइए, नए, क्या यूपी में अधिकारियों की कमी है क्या? तुरंत हटाइए, नई अधिकारी लगाइए और नालों को काम स्टार्ट कराइए। 12 नाले ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन, उस पे काम नहीं होने दे रहे। ये तो हटाए क्यों जाते हैं पांडे जी? क्या वो इनकेपेबल हैं? योगी जी आए हैं, वो काम कर रहे हैं। तो आप समझिए, अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो हटा करके तो काम चालू कीजिए या उन्हीं से काम चालू कीजिए, कुछ तो कीजिए। 12 क्या, जो 12 नाले पे काम चल रहा है उससे क्या लाखों लीटर पानी जो गंदा गिर रहा है उसमें क्या रोकना आपका काम नहीं है? क्या सिर्फ ये मीडिया में खबर रहनी चाहिए? पांडे जी, एक अच्छे प्रवक्ता के नाते आप दिखा रहे हैं चिंता, लेकिन चटपटाहट चिंता अगर समय रहते होती तो नवंबर में काम पूरा हो चुका होता, क्या नहीं लगता आपको? बॉस, जिस स्पीड से काम हुआ है, मैं चाहूंगा कि एक बार इस तरीके की जांच कर लें आप। ये मैंने कहा आपसे ना कि ये चूंकि नदियों पे काम करने की एक बड़ी बाध्यता ये है कि अप टू 30 वीक मिलते हैं। चंद्रशेखर पांडे जी, वक्त मेरे पास बहुत कम बचा हुआ है, एक छोटी सी बात आपसे समझना चाहूंगा कि जब परियोजना का ब्लूप्रिंट बनाया गया था, जब समय सीमा दी गई थी, डेडलाइन दी गई थी कि भाई इतने वक्त के अंदर काम पूरा हो जाएगा, जिस वक्त बजट के लिए मांग की गई थी कि 600 करोड़ का बजट चाहिए, क्या उस वक्त तमाम चीजों का आकलन नहीं किया गया था कि कितने हफ्ते काम करने की बात कही गई है, काम कितने हैं, कितने नाले हैं, कितने हजार लीटर रोजाना पानी आ रहा है, कितना पानी शुद्ध करना है? विद इन टाइम आप इसको पूरा करेंगे।
यदि पैसा ज्यादा लगेगा तो उसके जिम्मेदार नरेंद्र जी वापस लौटूंगा आपके पास। पांडे जी, क्या गया था? ये जो है लिखा पढ़ी में होता है। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल, चूंकि आपको भी ये पता है कि दिसंबर में, चूंकि होता क्या है कि जून में काम रोक दिया जाता है, जैसे ही पहली बारिश हो जाती है काम रोक दिया जाता है, उसके बाद काम दिसंबर में स्टार्ट किया जाना था। ये सत्य बात है कि चूंकि संयोग ऐसा रहा कि जब जो सेकंड स्टार्टर में मिलने वाला था उस वक्त में चुनाव आयोग का ये प्रोजेक्ट सर ये कोई संयोग नहीं है चंद्रशेखर पांडे जी, तारीखों का टेंटेटिव आइडिया सबको था, सारी चीजें एक आम आदमी भी जानता था कि चुनाव किस महीने में हो सकते हैं, कोई संयोग नहीं है, टेंटेटिव आइडिया सर रहता है। अब आप अगर ये चुनाव केवल excuse एक की तरह महीना, रखेंगे आप तो चीजें समझिए, सर बहुत साबित नहीं हो हमको- जाएंगी। हम लेट कितने हैं? हाँ। हम लेट नहीं है। देखिए एक समझिए आप बात को, हाँ। प्राइमरी जो 12 नाले थे उन 12 नालों पे काम हमने चालू कर दिया था। आप इस चीज को देखिए, आप एक चीज आप खुद देख लीजिए सर, कब कि आपने- मैंने कहा ना 92% चंद्रशेखर जी, आप काम 12 पूरा नाले हो गिना रहे हैं, चुका आपने है। काम कब 8% चालू किया और काम के लिए कितना कोई फीसदी पूरा गिनी- हुआ? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हमने ये जो अभी बता दें आपको कि ये जो काम है, चूंकि इससे पहले जो गंगा सफाई का, अरे गोमती सफाई का अभियान था, वो बड़ा एक सांकेतिक केवल होता सर, था। वक्त मेरे पास जैसे कम है, सॉल्व लेकिन हुए, फिजिक्स का उन्होंने फॉर्मूला ये मुझे चीज याद आ रहा जो है। वास्तविक काम कक्षा 10 में पढ़ा करते थे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन आपका 0 है। सुरेश जी, अगर उसी फॉर्मूले को यहाँ लागू किया जाए तो कहना क्या गलत होगा कि काम 0 हुआ? एक दूसरे का भैया पूरे 5 साल काम लगाते ऐसा हैं। काम ये ऐसा काम काम हुआ। ना हुआ है। और देखिएगा एक बात ईमानदारी से बता दूं, योगी जी के लिए सबसे बड़ा टारगेट यही है कि अखिलेश यादव जी ने जो काम करने की एक लकीर खींची है, उनको काम में बड़ी दिक्कत ये कि कैसे उस लकीर के सामने वो टिकेंगे। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं दे देता हूं कि वो निश्चित रूप से चलिए उस ठीक है लकीर सर, के चंद्रशेखर पांडे बराबर जी आने ईमानदारी से आपने बात वाले कही है। हम उम्मीद करेंगे कि वही ईमानदारी जांच के बाद भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की और उस दौरान जो अधिकारी रहे हैं उनकी निकले तो शायद तस्वीर बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए।